सो हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस एक्चुअल में है क्या? ओके, हमारी जो बॉडी है ना, ठीक है, बॉडी जो है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, वो अपने आप को बैलेंस करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कभी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कभी यहाँ का ऑस्मोटिक बैलेंस यहाँ के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का। मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा, वो इंटरनल इन्वायरमेंट से, हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से बैलेंस में होना चाहिए। तो अगर ये बैलेंस में नहीं होगा तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, जिसके वजह से हम डिसीज़ में आ सकते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर हो सकते हैं हमें। मतलब हम बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ सकते हैं, कोई ना कोई रोग हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो इस ये जो हमारी बॉडी है, जब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें, हमारी बॉडी जो अपने आप को मेंटेन करती है, तो इसी को कहते हैं, इस जो प्रोसेस हो रही है ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, सो हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार। तो ये है डिफिनीशन इसकी। ओके, तो होम्योस्टेसिस इज़ लाइक द बॉडीज़ वे टू कीपिंग एवरीथिंग जस्ट राइट। मतलब हर चीज़ को राइट करने के लिए जो प्रोसेस हो रही है, वही कहलाती है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इट्स द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशंस इवन व्हेन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, तो ये जो इंटरनल कंडीशन है हमारी बॉडी की, उसको चेंज कर देगा। यही कहलाता है हमारा होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, होम्योस्टेसिस क्या है? रेगुलेट करता है टेम्परेचर, पीएच लेवल्स एंड अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो हमारे जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर पीएच का लेवल बढ़ता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया मान लो, और ये हो गई हमारी बॉडी, यहाँ पे पीएच बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ, न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया, वाटर बढ़ गया, तो हमारी बॉडी भी इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करेगी, बैलेंस रहे ताकि हर चीज़। तो योर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली, मतलब हमारी ताकि बॉडी जो है फंक्शन प्रॉपर कर सके, यू और हम फील गुड, मतलब फील गुड, मतलब गुड फील कर सके। ओके, अब हम देखेंगे सेल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस तो हमने जान लिया कि क्या होता है। सेल होम्योस्टेसिस क्या है? अब जो हमारी सेल होती है, ये सेल हम दिखाते हैं, ये है, ये हमारी सेल है। अब ये जो सेल है, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनिंग हो रही है, इसमें ये सारे पार्ट्स हैं इसके, इनके सब के अलग अलग काम हैं, ठीक है, इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं, जो अपना फंक्शन बढ़िया आराम से करते रहते हैं। बट कभी अगर जो इसके बाहर का अगर इन्वायरमेंट कभी डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, तो इस सेल को भी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को उसी तरीके का बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि ये बनी रहे, गुड फील करे, सेल जो है कभी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में ना आए। तो इसी को कहते हैं सेल होम्योस्टेसिस। इसकी भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेल होम्योस्टेसिस क्या होता है? सेल होम्योस्टेसिस refers to the ability of cells to maintain a stable internal environment despite फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये जो सेल है हमारी, और यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिन जिन चीज़ों का चेंजेस हो रहे हैं, हमारी सेल उनको मेंटेन करती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, ये जो हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमारी सेल है ना, ये जो हमारी सेल है, मान लो इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये सेल क्या करेगी? सेल इसको मेंटेन करेगी, ठीक है। अब मान लो ये जो हमारी सेल है, ये सेल है हमारी, यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ गया, ओके, सॉल्यूट बढ़ गया,
सॉल्यूट इंक्रीज हो गया बाहरी एनवायरनमेंट में, ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर सॉल्यूट बढ़ गया, तो सॉल्यूट अगर बढ़ जाएगा तो हमारी सेल क्या करेगी, ये है सेल। सेल क्या करेगी, सेल जो है इसके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपने पढ़ ही रखा होगा, मैं अच्छे से ये जानती हूँ, मैं सोच सकती हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूँगी आगे चल के। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे क्या क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। चैनल्स जो टीवी में चलता है वो वाले चैनल्स नहीं, यहाँ पे चैनल होते हैं, कैरियर होते हैं, कहलाते हैं वो, ठीक है। कैरियर भी कह सकते हैं उनको, ओके। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस कर सके, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो या तो चैनल के थ्रू या तो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये सॉल्यूट जो होंगे अंदर और बाहर जा आ सकते हैं। तो इसके थ्रू ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस चलता रहेगा, और इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये एक पार्ट है सेल के होम्योस्टेसिस का। सेल का खुद का भी दिमाग होता है जो कि वो खुद कर लेती है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, और क्या बैलेंस कर सकती है सेल, और कितना दिमाग है भाई सेल में। ये है हमारी सेल, ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ओके। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अब क्या बढ़ाते हैं, अब बढ़ाएंगे पीएच, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे सेल का, ये जो है हमारी सेल है, तो नॉर्मली हमारे सेल का जो पीएच होता है वो होना चाहिए 7.4, ठीक है, 7.4 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है और या फिर इससे कम होता है तो हमारी सेल जो है इसको मेंटेन करेगी, हमारी सेल को इसे मेंटेन करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसकी डेथ तक हो सकती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, अब हम क्या देखेंगे, ये फिर से हम अपनी सेल बनाते हैं, ठीक है। आज तो बड़ी सेल बनाई अपन ने, ये हम सेल बना रहे हैं। अब क्या बढ़ गया, अब बढ़ गया आयंस, आयंस बढ़ गया भाई एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आयन बढ़ गया, एफिशिएंसी हो गई। तो अब हमारी जो सेल है, वो क्या करेगी, वो आयंस को बैलेंस करेगी, इधर से इधर, इधर से इधर, ओके। सो ये हमारी सेल फंक्शन करना शुरू करेगी आयंस को मेंटेन करने के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, ओके। फर्स्ट है आयन होम्योस्टेसिस। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल जो होंगी रेगुलेट करेगा कंसंट्रेशन को, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। और मतलब इन सब को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ये जो सेल है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर ये सारी चीज़ें कम या फिर ज़्यादा होती हैं तो ये आयंस चैनल्स अपने पास रखती हैं। जो सेल्स होती हैं इनके पास आयंस चैनल्स होते हैं, हर आयन का अपना एक अलग चैनल होता है जो कि इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनमें, इसकी सेल मेम्ब्रेन तो इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें होते हैं आयन चैनल्स। हर आयन के अलग अलग चैनल होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो कि या तो आयंस को बाहर फेंकेंगे या तो आयंस को अंदर कर लेंगे, ओके। तो जो प्रॉपर आयन बैलेंस होता है वो एसेंशियल होता है सेल वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, सेल वॉल्यूम, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सिग्नलिंग प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए मतलब एसेंशियल होता है। ये हो गया आयन होम्योस्टेसिस के बारे में। अब हम जान लेते हैं सेकंड, पीएच होम्योस्टेसिस। अब हम सेकंड जानते हैं पीएच होम्योस्टेसिस के बारे में। सेल मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट पीएच लेवल अराउंड 7.4 इन मोस्ट सेल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेल होती है उसमें नॉर्मल पीएच जो होता है वो कितना मेंटेन होना चाहिए, 7.4 पीएच मेंटेन होना चाहिए। तो थ्रू द एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप्स, ion exchangers and buffering systems, pH balance is critical for enzyme activity, protein structure and overall cellular function। मतलब इन सब के थ्रू, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इन सब के थ्रू जो हमारी सेल है वो होम्योस्टेसिस करती है, मतलब अपनी जो 7.4 की रेंज है पीएच की उसको मेंटेन करती है।
ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस के बारे में। ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस क्या है? जो सेल हमारी है ना, वो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को बाहर के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है। मतलब बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो ऑस्मोटिक बैलेंस का मीन्स क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मान लो, ठीक है, मान लो कि ये हमारी सेल है और यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो अब यहाँ यहाँ बढ़ेगा तो ये जो होगी ये बहुत ज़्यादा ले लेगी वाटर को। जो हमारी सेल है ना, ये सेल है भाई, ये सेल है, तो जो ये सेल है ये बहुत ज़्यादा वाटर को ले लेगी और ये हो जाएगी स्वेल, जाएगी फूल। ठीक है, तो जब ये फूल जाएगी इसका मतलब यहाँ का जो वाटर था, इंक्रीज था, वो यहाँ आ चुका है और ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। आपने कभी किशमिश को देखा होगा, अगर आप किसी पेट्री डिश में उसको रखेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। तो जो ये बैलेंस है वो सेल की वॉल्यूम स्टेबिलिटी और स्वेलिंग को प्रिवेंट करता है या श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। मतलब ये तो बात हो गई हमारी किशमिश की, पर हमारी सेल तो ऐसा नहीं हो सकती ना कि स्वेल हो जाए। अगर हमारी सेल स्वेल हो जाएगी तब तो फिर दिक्कत है, बॉडी को भी दिक्कत है, सबको दिक्कत है। तो अगर ये स्वेल ना हो, अगर वाटर यहाँ पे ज़्यादा है तो ये स्वेल ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? सेल की खुद की जिम्मेदारी है ये। ठीक है, तो अगर मैं फिर से बता देती हूँ, ये हमारी सेल है, यहाँ पे वाटर जो था वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने किशमिश का एग्ज़ाम्पल लिया कि उसको पेट्री डिश में रखेंगे, यहाँ पे वाटर भर दिया, तो ये जो होगी ये अंदर ले लेगी वाटर को और ये हो जाएगी स्वेल। अगर वाटर, यहीं पे बता देती हूँ कि अगर वाटर कम हो गया तो ये श्रिंक भी कर सकती है। तो या तो ये स्वेल करेगी या तो ये, मतलब ये स्वेल करेगी या फिर ये श्रिंक भी कर सकती, छोटी सी हो जाएगी। तो इस सेल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी सेल और हमारी बॉडी दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो जो हमारी सेल है होम्योस्टेसिस करती है, वो स्वेल या श्रिंक नहीं करती, वो होम्योस्टेसिस करती। क्या करती है? तो स्वेलिंग करेगी या फिर श्रिंक करेगी, पर श्रिंक, ये दोनों में से कुछ नहीं करेगी, हमारी सेल होम्योस्टेसिस करेगी। तो विच कैन डिसरप्ट सेलुलर फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है टेम्परेचर होम्योस्टेसिस। टेम्परेचर होम्योस्टेसिस क्या है? अब अगर वही बात है, अगर सेल है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया भाई, तो सुटेबल टेम्परेचर जो होता है सेल के लिए वो उसको मेंटेन करेगी। हमारी बॉडी भी तो करती है, अगर टेम्परेचर है बाहर का ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, तो हमारी बॉडी में क्या आने लगता है? पसीना आने लगता है। ठीक है, पसीना आने लगेगा, ये पसीना आने लगेगा। तो ये हमारी बॉडी क्यों करती है? ये हमारी बॉडी करती है ताकि हमारे शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही हमारी बॉडी ऐसा करती है। तो इसे भी एक टाइप का होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार, कि सेल मेंटेन अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस टू ऑकर ऑप्टिमली। ठीक है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन को सही से करने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू मैकेनिज्म सच एज हीट शॉक प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट प्रोटीन्स फ्रॉम डीनेचुरेशन ड्यूरिंग टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारी जो प्रोटीन होती हैं सेल में, अगर टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो ये हो जाएंगी डीनेचर की, मतलब उनका साइज़, शेप सब बिगड़ने लगेगा। तो इस वजह से जो जो प्रोसेस होती है इसको हीट शॉक प्रोटीन कहलाता है। ये मैकेनिज़्म है हीट शॉक प्रोटीन, मतलब डीनेचुरेशन से बचाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हमारी सेल होम्योस्टेसिस करती है।
नाउ लास्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट होम्योस्टेसिस। न्यूट्रिएंट होम्योस्टेसिस क्या है? जब हमारी सेल रेगुलेट करती है अपटेक, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स का वो अपटेक भी करे, ठीक, स्टोर करके रखे, या फिर यूटिलाइजेशन कर दे, मतलब ये वर्क में चला गया, ठीक। तो सच एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का भी ये एक्सेप्ट भी करती है, अपटेक भी करती है, स्टोरेज भी रखती है, और उसको यूज़ भी कर लेती है, यूटिलाइज भी कर लेती है। एमिनो एसिड, लिपिड्स। तो न्यूट्रिएंट बैलेंस इज़ क्रूशियल फॉर एनर्जी, मतलब एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट का बैलेंस होना। अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट बढ़ गया और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है सेल का उसमें घट गया, तो ये बैलेंस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिस वजह से एनर्जी में भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? एनर्जी आ रही है ग्लूकोज से। ये हमारा ग्लूकोज है, जब ये यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा, तब तो इससे आगे की प्रोसेस होगी ना, तब तो आगे हमारी एनर्जी बनेगी। पर अगर यही अंदर हमारे सेल के अंदर पे कम हो गया और बाहर ज़्यादा हो गया, तो इसका बैलेंस तो नहीं बन पाएगा, और इस वजह से एनर्जी के मतलब बैलेंस में, एनर्जी के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आने लगेगी। एनर्जी के अलावा भी और चीज़ें भी हैं, जैसे कि बायोसिंथेसिस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, और बायोसिंथेसिस, और क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होने की वजह से, न्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये था हमारे होम्योस्टेसिस के बारे में। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है, ओके। सेल होम्योस्टेसिस आपको समझ में आ गया होगा। होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।